Good evening students, myself Pooja, lecturer in physics, Government Polytechnic, चांगीपुर नूरपुर बिजनौर। आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की क्लास है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का हमारा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत और टॉपिक है कैपेसिटर यानी जिसे हम हिंदी में संधारित्र कहते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस को जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे, कोई डिवाइस हमारे पास है और हम उसको लगातार इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका विभव यानी उसका पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे वैसे वैसे उस डिवाइस का विभव बढ़ेगा, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो वी कैन से Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां पर C एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को हिंदी में हम धारिता भी कहते हैं। तो अगर हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी डिवाइस के अंदर जब चार्ज को स्टोर किया जाता है तो वो डिवाइस उस चार्ज को कितना स्टोर कर पाता है। सो द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, यानी वो जो डिवाइस है वो चार्ज को कितना स्टोर कर पाता है उसे हम उसकी धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। ये जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, ये उस कैपेसिटर के साइज, शेप और उस कैपेसिटर के अंदर कौन सा मटेरियल है यानी मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करती है। ये हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से मटेरियल जो भी है उसकी वजह से कैपेसिटेंस कैसे वेरी करती है। तो जो हमारी कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की, अगर हम उसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट में जो हमारा कैपेसिटेंस है, देखिए यहाँ पर Q अपॉन V है। Q हम जानते हैं चार्ज, इसका मात्रक कूलाम्ब होता है, विभव जिसका मात्रक वोल्ट होता है। सो कूलाम्ब अपॉन वोल्ट, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फैराड। यानी जो हमारा कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का, उसका मात्रक होता है फैराड। अब अगर हम बात करें कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो डेफिनेशन देने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से फॉर्मूला दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले के अंदर Q इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा C इज इक्वल टू 1 फैराड। अब इसको अगर हम शब्दों में, वर्ड्स में कहना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कैपेसिटर को 1 कूलाम्ब चार्ज देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए तो उस कैपेसिटर की धारिता 1 फैराड होगी। तो इस प्रकार से हम धारिता की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उस डेरिवेशन में लास्ट जो भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आने के बाद हमें उसका मात्रक और विमाएं दोनों लिखनी पड़ती हैं। तो मात्रक हमको पता चला, कैपेसिटर का मात्रक फैराड है। अब हम डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन के लिए फिर से वही, हम पहले भी यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारा चैप्टर था सेमेस्टर 1 में, उसमें हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो यहाँ पर Q का चार्ज, जो हमारा चार्ज Q है, Q का डायमेंशन लिखेंगे, V का डायमेंशन लिखेंगे जो हमारा ये आता है, और इसके बाद हम C का अगर डायमेंशन निकालेंगे वो हमें मिलेगा m-1 l-2 T4A2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब अगर हम बात करें कि किसी भी कैपेसिटर के लिए अगर उसका साइज और शेप हम चेंज ना करें, वो अनचेंज रहे, तो होगा क्या, देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो अगर Q अपॉन V में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी कैपेसिटेंस भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा एक जैसी रहेगी। तो इस कंडक्टर को हम एक फिक्स कंडक्टर के भी कह सकते हैं। फिक्स कंडक्टर के लिए अगर आप V और Q के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस ग्राफ को VQ ग्राफ भी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर।
तो अब जब हमारे पास एक डिवाइस है, संधारित्र है और वो चार्ज्ड है, तो चार्ज होने के बाद उस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी और V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यानी जब किसी भी डिवाइस को Q चार्ज दिया जाता है तो उसका विभव इतना बढ़ता है V, और उस समय उसकी धारिता होती है C। अब अगर हम मान लें कि हम इस डिवाइस को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहते हैं, लाइक DQ, तो एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि DQ एक्स्ट्रा चार्ज देने पर, इस कैपेसिटर को एक्स्ट्रा चार्ज देने पर हमें DW वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ से DW वर्क डन निकालेंगे। सो DW इज इक्वल टू V इंटू DQ, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा DW इज इक्वल टू Q अपॉन C DQ। अब फर्दर पूरे के पूरे सिस्टम में 0 से लेकर Q चार्ज देने तक कितना काम हमको करना पड़ा, तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये इक्वेशन। इस इक्वेशन का समाकलन करने पर हमें मिलता है W इज इक्वल टू 1 अपॉन C 0 टू Q, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे Q dQ। आप जानते हैं Q dQ का जब इंटीग्रल करते हैं हमको मिलता है Q स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से इस पूरे के पूरे इक्वेशन का समाकलन करने पर हमें वो वर्क डन प्राप्त होता है जो किसी भी डिवाइस को 0 से लेकर Q चार्ज देने तक इतना कार्य हमको करना पड़ता है, वो आता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो जब किसी भी बैटरी के द्वारा इतना कार्य किया जाए कि उसके ऊपर, किसी भी डिवाइस के ऊपर चार्ज 0 से लेकर Q तक हो जाए, और जो कार्य हमने किया है वही कार्य उस कैपेसिटर में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, तो इसी कार्य को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा, कैपेसिटर की स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से 2 और अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं Q इज इक्वल टू V इंटू C फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो Q इज इक्वल टू V इंटू C, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। ये अलग से एक और फॉर्मूला है, स्थितिज ऊर्जा के लिए है। उसके अलावा आप इस इक्वेशन में फिर से C की जगह Q अपॉन V पुट कर सकते हैं। तो जब आप Q अपॉन V पुट करेंगे तो आपको मिलेगा U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले किसी भी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। इसी सीरीज में आपको एक दूसरा टॉपिक है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आइसोस्फेरिक स्फेरिकल कंडक्टर मीन्स हमारे पास कोई एक स्फेयर है और ये आइसोलेट है, मीन्स अगर हम इसको कोई भी चार्ज देते हैं तो वही चार्ज केवल इसके ऊपर रहेगा, आसपास कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, ये सबसे आइसोलेट है। तो मानते हैं कि हमने ये जो हमारा स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, इसको हमने Q चार्ज दे दिया है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता है। तो अगर इसको हमने Q चार्ज दिया है तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए। हम मान लेते हैं कि हमने जो चार्ज है हमारा यहाँ सेंटर पे प्लेस है और इस स्फेयर की जो रेडियस है वो r है। तो जब आप इसको चार्ज देंगे तो धीरे धीरे इसका विभव बढ़ेगा। हम मान लेते हैं कि Q चार्ज देने पर इस गोले का जो एक आइसोलेटेड स्फेयर है, इसका जो विभव है वो V हो जाता है। तो V के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2 इतना होता है। अगर हम मान लें कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसकी कैपेसिटेंस C है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि Q चार्ज देने पर V विभव बढ़ता है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से यहाँ पर V का मान पुट करेंगे तो हमें मिलेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फेरेड।
तो किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता का मान C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, देखिए ये तीनों चीजें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता उस स्फेयर की त्रिज्या पर निर्भर करती है। आप इस फॉर्मूले से इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की परमिटिविटी भी लिख सकते हैं। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C अपॉन 4 पाई R फेरेड पर मीटर। तो ये था हमारा कैपेसिटर के लिए थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके आगे हम अलग से आगे जो फर्दर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझना होगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसे रीड करिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।